मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से हमने डिस्कस किया था पहले डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। उसको कंटिन्यू करते हुए हम एस एंड आई अप्रोच डिस्कस करेंगे, यानी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हम फाइंड आउट करेंगे लेवल ऑफ इनकम, जो कि स्टेबल लेवल ऑफ इनकम या कहें हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका बेस तो वही रहना है। हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम फाइंड आउट कर पाते हैं जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को एलेबोरेट करें तो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड के दो हिस्से हैं, सी प्लस आई, कि एक हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड और एक प्रोड्यूसर सेक्टर की डिमांड, सी प्लस आई, जो एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर मॉडल की है। और इसमें हम ऐसी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ दो ही सेक्टर हैं इकोनॉमी के, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। तो दोनों ने जो डिमांड की वो एग्रीगेट डिमांड हुई। अब अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो वो सी प्लस एस है। वो सी प्लस एस है। उसका रीज़न ये है कि हमने कहा कि जो आउटपुट है आप उसको सेल करोगे तो आपकी इनकम होगी। तो उस इनकम को या तो आप कंज्यूम कर लोगे, या उसको बचा लोगे, या उसकी सेविंग कर लोगे। तो दो हिस्से हैं, सी प्लस एस, कंजप्शन और सेविंग से मिलकर बनती है इनकम। या कहें कि इनकम के दो हिस्से हो सकते हैं, या उसको कंज्यूम किया जा सकता है या उसको सेव किया जा सकता है। तो अगर हम इसको देखते हैं, हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड इजिकल्स टू एग्रीगेट सप्लाई चाहिए। तो यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड की जगह सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई की जगह सी प्लस अगर एस लिखें इस इक्वेशन में, तो हमें पता चलेगा कि ये सी की वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो ये आपस में कट हो जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन की इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू आपस में कट के जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या इस इक्वेशन में, आई एंड एस, यानी कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग अगर इक्वल हो जाती हैं तो वो भी कहलाएंगे इक्विलिब्रियम। तो वो भी इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर ये आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल कि आई और एस जो है वो जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो वो भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो अब हमने ये बात समझी। अगर हम इसको स्केड्यूल बनाकर देखें, उससे इसको फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सपोज हम वाई के लेवल ले लेते हैं, इनकम 0, 100, 200, 300, 400 और 500, ये वैल्यूज वाई के ले ली। और हमने कहा कि इसके दो हिस्से हैं, सेविंग और कंजप्शन। सपोज आप कंजप्शन की वैल्यू जो है वो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं 50, 75, फिर उसके बाद इसको 100 कर दें, और फिर इसको 125, फिर 150 और उसके बाद 175, ये कंजप्शन की वैल्यू आ गई। तो इस तरफ हम सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं। सेविंग कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, तो इसके लिए हमने लिखा कि y इक्वल्स टू सी प्लस एस है। तो अगर हम इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दें तो हमारे पास सेविंग रह जाएगी, यानी कि y माइनस सी कर दें तो हमारे पास s की वैल्यू सेविंग आ जाएगी। तो सेविंग अगर यहाँ शुरुआत में ये माइनस में रहेगी, क्योंकि 0 में से आप 50 माइनस करोगे तो माइनस के 50 आएंगे। इसके बाद -25, फिर यहाँ 100 हो गए। इसमें से अगर हम माइनस करें तो सॉरी यहाँ प्लस के हो जाएंगे, कि 100 हमारी इनकम है और 75 अगर कंजप्शन है, तो हमारे पास 25 बचेगा। इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करते रहें तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं आगे भी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 175, और इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 250, और इसके बाद 275। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 225। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब
सपोज कि जो इनकम, और हमने पहले ही इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि जो इनकम और इन्वेस्टमेंट का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर केन्स की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और प्रोफेसर केन्स का ये कहना है कि इनकम और इन्वेस्टमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करती है। तो इनकम के किसी भी आउटपुट लेवल पर वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। जो कांस्टेंट वैल्यू डिसाइड कौन कर रहा है? दो फैक्टर मिलकर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो सपोज हम लेट कर लें यहाँ इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी ने डिसाइड की है, प्लान की है, वो 100 की है, तो इनकम के हर एक लेवल पर ये 100 रह जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी प्लान इन्वेस्टमेंट ये है हमारी, और हमारे पास प्लान सेविंग ये आगे इकोनॉमी ये प्लान करना चाह रही है। तो अगर हम इन डेटास को देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 100 कि इनकम का 200 का लेवल अगर इनकम का है तो वहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं। तो इनकम का ये लेवल ये होगा हमारे लिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगर हम इसको प्लॉट कर दें तो हमारी ये इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बन जाएगी। इसको हम प्लॉट कर सकते हैं डेटा को। तो ये वाई एक्सिस ओरिजिन और एक्स एक्सिस पर हमेशा की तरह हम इनकम इसको यहाँ मेंशन करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं इनकम को। यहाँ ऑब्लिक करके एम्प्लॉयमेंट लिखा जा सकता है और आउटपुट भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एस और आई दोनों को यूज करना है, दोनों की वैल्यूज को शो करना है। तो आई जैसा कि हमने कहा कि कांस्टेंट वैल्यू है। अगर पहले हम यहाँ प्लॉट करना चाहें इनकम के डिफरेंट लेवल को तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 100 इनकम का लेवल है, फिर 200 है, और फिर 300, 400, 500 एंड सो ऑन चलता जाएगा ये आगे। तो सबसे पहले अगर हम सेविंग को अगर प्लॉट करना चाहें तो आप देख रहे हो कि अगर इनकम 0 है तो सेविंग माइनस में है, -50। तो ये नेगेटिव एक्सिस से ये कर्व शुरू होगा। यहाँ अगर -100 है तो ये -50 यहाँ, तो ये पॉइंट हमारे पास एक आ जाएगा सेविंग का। उसके बाद अगर 100 हमारी इनकम का लेवल है तो 75 वैल्यू है हमारे पास, 25 वैल्यू है हमारे पास सेविंग की। तो सपोज यहाँ पर हम इसको 100 लिख दें, 200, 300। अब वैल्यूज यहाँ छोटी हैं तो हम और भी शेड्यूल छोटा कर सकते हैं। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो 100 पर ये 25 यहाँ इसका एक पॉइंट आ जाएगा सेविंग का, और उसके बाद 200 लेवल पर ये 100 है तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा 100 के सामने और 200 के नीचे, तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। इसी तरह से 300 पर ये 175 है, तो 300 पर 175 यहाँ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट्स अगर हमारे इसी तरह से बाकी पॉइंट्स आते जाएंगे, तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारा सेविंग कर्व बन जाता है। और अब हमने कहा इन्वेस्टमेंट कर्व की बात, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 100 वैल्यू है, और इनकम के हर लेवल पर वो कांस्टेंट है। तो सपोज हम इनकम के हर वैल्यू पर, चाहे वो 0 है तो भी ये 100 पर पॉइंट आएगा, 100 है तो भी 100 पर पॉइंट आएगा, 200 है तो भी 100 पर, और 300 है तो भी 100 पर। तो ये ऐसे ही कंटिन्यूसली ये कांस्टेंट लाइन, पैरेलल लाइन जो जाएगी वो होगी इनकम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी 100 पर। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब बात आती है हमारी ये अप्रोच जो हम कहते हैं कि I = S को, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमिनेट होगी। वो कहाँ होगा? ये पॉइंट हमें दिख रहा है जहाँ पर ये दोनों कर्व आपस में कट कर रहे हैं, तो ये हमारा ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा। इसके ठीक नीचे हमारे पास जो वैल्यू है ये 200 ये शो कर रही है कि इस वैल्यू पर I और S दोनों की वैल्यू बराबर है, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। या शेड्यूल में भी हमने देखा। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो डिटरमिनेट हुई वो 200 इस केस में डिटरमिनेट हुई। तो ये हमारी ISF एंड अप्रोच है। अगर आगे हम इसको कंटिन्यू करें और ये समझें कि क्या होगा अगर I
इन्वेस्टमेंट ग्रेटर हो जाए सेविंग से या सेविंग ग्रेटर हो जाए इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा उसको भी हम समझते हैं। तो पहला केस हम करते हैं, इफ I इज ग्रेटर देन S, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए सेविंग से, तो वो कहाँ दिख रही है हमें। सपोज हम इस लेवल की बात कर लें जहाँ 100 इनकम है, तो 100 इनकम पर आप देख रहे हो कि सेविंग को अगर हम प्लॉट करें तो वो वैल्यू यहाँ हमें दिखती है। जो शेड्यूल में हम देखें तो सेविंग है 25, लेकिन इस 100 के लेवल पर अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो वो 100 है। तो इस 100 इनकम पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 100 है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये जो 100 का लेवल है इनकम का, तो इसको y1 अगर नाम दे दें हम, तो एट y1 लेवल ये सिचुएशन हमें दिख रही है कि I इज ग्रेटर देन S। इस केस में क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेविंग, यानी कि लोग बचा कम रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। सेविंग कम है, लोग कम बचा रहे हैं, इसका मतलब वो खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। अगर खर्च ज़्यादा कर रहे हैं तो वही सिचुएशन बन जाएगी हमारी, जो हमने पहले भी इसको समझा हुआ है कि जो एग्रीगेट डिमांड है, अगर खर्च कर रहे हैं यानी कि डिमांड ज़्यादा है, तो ये सिचुएशन बन गई एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये सारी प्रोसेस वही शुरू हो जाएगी जो हमने देखा कि जब भी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होगी एग्रीगेट सप्लाई से, या कहें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ये सेविंग से, तो प्राइजेस बढ़ेंगे। अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, और अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहेगा, प्रोडक्शन कह लीजिए, आउटपुट कह लीजिए, वो आपका बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है इकोनॉमी में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इनकम बढ़ रही है, यानी कि हम 100 से 200 की ओर मूव कर रहे हैं। तो जैसे हम मूव करेंगे तो आई जो एस कर्व है वो भी ऊपर जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पर ये इसके बराबर आ जाएगा 200 के लेवल पर। इसका ऑपोजिट इनवर्स देख लें हम 300 के लेवल पर। अगर इनकम का लेवल 300 है तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि सेविंग की वैल्यू ग्रेटर है किससे, इन्वेस्टमेंट से। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और ऊपर वाली सेविंग की वैल्यू। तो इस सिचुएशन में इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा इफ I इज लेस देन S। इसका मतलब लोग बचा ज़्यादा रहे हैं, इसको हम नाम दे दें Y2 लेवल। तो एट Y2 लेवल एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा प्रोडक्शन बना पड़ा है, उतनी डिमांड नहीं है, तो फिर क्या होगा, प्राइजेस जो हैं वो घटने लग जाएंगे। प्राइजेस घटेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी प्रोड्यूसर का घट जाएगा। अगर प्रॉफिट घट गया तो जैसे हमने पहले कहा कि प्रोडक्शन भी वो कम करना चाहेगा पहले से। अगर प्रोडक्शन कम करना चाहेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी घटेगी और इनकम का लेवल भी घटेगा, और वो तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, I और S बराबर नहीं हो जाते, या कहें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं हो जाते। तो ये हमने जो आज देखी ये अप्रोच समझी, S एंड I अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस करें ताकि मैं आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर सकूं। थैंक यू।